तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली कर रही है देश के अंदर होने वाले सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जहां पर AMD जो वन ऑफ द बिगेस्ट सेमीकंडक्टर मेकर्स है या चिप मेकर्स है दुनिया के अंदर, इन्होंने कहा कि वो भारत में अप्रोक्सीमेटली $400 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 5 साल के अंदर। ये होगा रिसर्च, डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग ऑपरेशंस के लिए। यहाँ पर फैब्रिकेशन की बात नहीं की गई है। इसके अलावा यहाँ पे AMD ने कहा है कि वो बेंगलुरु में एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे। 3000 इंजीनियरिंग रोल्स यहाँ पे होंगे। और दोस्तों अगर एक सेमीकंडक्टर फर्म के हिसाब से देखे जाए तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3000 इंजीनियर्स हायर करना बहुत ही ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर दोस्तों AMD कुछ ज़्यादा देशों के अंदर एक्सपांड नहीं की है, US या कुछ ताइवान जैसे देशों के बाहर अगर हम देखें तो इंडिया जो है नेक्स्ट बेस इनके लिए बनेगा। अब ऐसे दोस्तों जो सेमीकॉन हो रहा है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, वहाँ पे से मल्टीपल खबरें आई है इन्वेस्टमेंट्स की, जो आने वाले कुछ दिनों में हमें इंफ्रा न्यूज़ में जैसे ही पेपर साइन होते हैं वैसे सुनने के लिए मिलेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है देश के अंदर बनने वाले दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और दोस्तों वैसे यहाँ पर ऑफिशियली प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये कहा नहीं गया है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख के लिए बनने वाले रेल प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों बहुत लंबे समय से सर्वे किया जा रहा था, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए DPR बनाया जा रहा था और वो अब बन के रेडी है। तो यहाँ पर जो रेलवे मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि 62 टनल्स यहाँ पर बनेंगे, जहाँ पर बिलासपुर से लेकर हिमाचल प्रदेश जाते हुए वाया मनाली लेह तक के लिए रेलवे लाइन बनाई जाएगी। और 2557.96 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इसके लिए एक्वायर किया जाएगा। 270 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। 62 टनल्स तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ 114 मेजर ब्रिजेस, 90 माइनर ब्रिजेस होंगे। तो अगर आप ब्रिजेस, टनल्स और छोटे मोटे सब ब्रिजेस को ऐड कर दे तो पर किलोमीटर ब्रिजेस और टनल्स यहाँ पर आ रहे हैं, यानी 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे। यानी जो ऑलरेडी जो नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन से जो कुछ हमारे हिमालयन लाइन्स बन रही है, उसी तरीके की ये भी एक बहुत डिफिकल्ट लाइन होगी। और लगभग 99,201.40 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाएंगे इसको बनाने के लिए। इससे कारण सुंदरनगर, मंडी, मनाली, सिस्सा, दारचा, क्यालोंग, तारचू, पांग, रुमसे, उपसी, खारू, ये सब के सब जो है लाइंस के जरिए कनेक्ट होने वाले शहर बनेंगे और लेह जो है टर्मिनस होगा। यहाँ पर दोस्तों डिफेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। और जो अगली खबर है वो ऐसी रिलेटेड है। तो नेक्स्ट खबर जो है वो है लोकसभा में पास हुई एक बिल से रिलेटेड। आप जानते हो मॉनसून सेशन चल रहा है और यहाँ पर इस बिल के अनुसार जो हमारे देश के अंदर बॉर्डर एरियाज है वहां से 100 किलोमीटर्स के अंदर तक जो फॉरेस्ट कन्वर्जेशंस लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। और ये बिल लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास होना बाकी है। तो दोस्तों आप जानते हो कि यहाँ पर जो बिल है कन्वर्जेशन का, वहाँ पर जू, सफारी, इको टूरिज्म वगैरह प्रमोट करने की बात होती है। लेकिन दोस्तों हमारे देश के अंदर ही देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से कि बॉर्डर एरियाज है, स्पेशली चाइना पाकिस्तान बॉर्डर वाले एरियाज है, यहाँ पर अगर भारत कोई डैम बनाने ट्राई करता है, यहाँ पर भारत अगर कोई जो है रोड प्रोजेक्ट बनाता है, रेलवे प्रोजेक्ट बनाता है, तो जो कई सारे फॉरेन फंडेड एनजीओज है जो ऑब्वियसली हमारे एनिमीज के द्वारा घूम फिर के फंड होते हैं, वो कहीं ना कहीं पर हमारे प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं। कोर्ट्स में PILs जाती है और क्योंकि फॉरेस्ट कन्वर्जेशन लॉज एग्जिस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं पर ये जो PILs है ये सालों का समय ले लेती है। और जो नेशनल सिक्योरिटी वाले हमारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ठीक से एस्टैब्लिश करने के लिए। और अभी नीड है कि देश के अंदर जल्द से जल्द बॉर्डर एरियाज को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर ध्यान दिया नहीं था, जबकि हमारे जो एनिमीज है उन्होंने अपने साइड के प्रोडक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिए हैं। तो इस बिल के अंदर अब दोस्तों वैसे इस बिल का थोड़ा ऑपोजिशन भी देखने मिला है, लेकिन कुछ रूल्स जो है वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट रखे गए। जैसे 100 किलोमीटर इंटरनेशनल लॉ के पास में होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी 100 किलोमीटर काउंट किया जाएगा। सिर्फ 0.10 हेक्टर ऑफ लैंड जो है वो एमिनिटीज़ वगैरह के लिए होगा। बाकी यहाँ पर ऐसे हाउसिंग व्यूजिंग अर्बन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे जो है सिर्फ जो क्रिटिकल इंफ्रा है वही बनने के लिए चीज़ें एप्लीकेबल होगी और वहाँ पे वो फॉरेस्ट कन्वर्जेशन लॉज एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन एक ज़रूरी डेवलपमेंट ये था। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है 630 करोड़ रुपये के PM श्री स्कूल स्कीम से रिलेटेड, जब 6207 केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जो अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में एग्जिस्ट करते हैं देश की, उनमें इंप्लीमेंट कर दी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आप जानते हो दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं देश के एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ऑब्वियसली सरकारी के स्कूल से ही शुरू होंगे और इसी तरीके से 6000 से ज़्यादा केंद्रीय स्कूल्स के अंदर अभी ये काम किया गया है। वैसे दोस्तों अनफॉर्चुनेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म वाली चीज़ें थी उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है। अब तक जो है कहीं ना कहीं पर बैचेस शुरू हो जाने चाहिए थे प्रॉपरली, लेकिन वो अब तक हुआ नहीं है। वैसे दोस्तों जो न्यूली लॉन्च स्कीम है उसके अंतर्गत जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है IAC, वहां पर अनाउंसमेंट किया गया। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ पर ऑपरेशनल कर दिया गया है एयर कार्गो और एयर फ्रेट ऑपरेशंस। तो यहाँ पर दोस्तों कमर्शियल गुड्स के लिए पहले कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अभी 2400 स्क्वायर मीटर की एक फैसिलिटी बनाई गई है जहाँ पर 5 शेड्स है और 12.5 करोड़ रुपए की कीमत से इसको बनाया गया। डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों टाइप का कार्गो हैंडल करेगी और इसके कारण जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू
पानी तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ ये एरिया के अंदर एयर कार्गो कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो वंदे भारत के स्लीपर वर्जन से रिलेटेड, जब पर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने कहा है कि उत्तरपारा प्लांट के अंदर 2025 से वो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे इन स्लीपर वर्जन ऑफ ट्रेन का। वैसे रेलवे की तरफ से इनको 80 ट्रेन बनानी है, BHEL के साथ में भी कुछ ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और इस जो कंपनी है टीटागढ़, इन्होंने कहा कि 50 to 50% ऑफ कंपोनेंट्स जो इन ट्रेन के लिए लगेंगे वो बंगाल में ही बनाए जाएंगे। ऑर्डर जो है वो 12,700 करोड़ से ज़्यादा का है, थोड़ा डिले टाइमलाइन लग रहा है 2025 से मतलब, लेकिन ये जो ट्रेन होंगी ये बहुत एडवांस्ड होंगी। आपको ये बात समझना है कि टीटागढ़ कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। यूरोप के अंदर जो ट्रेन चलती है कम्यूटर ट्रेन, वो खुद टीटागढ़ बनाती है, जो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मेट्रो सिस्टम्स है, इनफैक्ट ड्राइवरलेस ट्रेन भी है, वो टीटागढ़ बनाती है। तो इनके पास में एक्सपर्टीज है मॉडर्न ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर की ट्रेन बनाने का, और ये इसके ऊपर जो है प्रॉपर ध्यान देकर चीजें करेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है ओडिशा से, जहां पर 11th एडिशन ऑफ SI मॉडल यूनाइटेड नेशन 2023 के दौरान मल्टीपल बेहतर चीजें होते हुए नजर आई है, जहां पर मल्टीपल डेलीगेट्स का कन्वर्जेंस देखा गया है। 700 डेलीगेट्स टोटल यहाँ पर आए थे मल्टीपल नेशंस में से, और इसके दौरान जो है कई प्रोसीडिंग्स की गई, और सबसे मेन जो है वो खबर है कि बिजॉय इंडोर स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया गया, जो कि आगे जाकर ओडिशा के स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा। अगली दोस्तों खबर जारी हुई है चेन्नई बेस्ड फर्म से रिलेटेड है, जिसका नाम है पॉलीमैटिक, और इन्होंने कहा कि वो $300 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे 2024 दिसंबर तक अपनी फैसिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों ये वैसे जो कंपनी है इनका वैसा प्रेजेंस है इंडिया के अंदर, लेकिन करेंटली इन्होंने कहा कि कृष्णगिरी के अंदर वो अपना फेज 3 एक्सपेंशन करेंगे, जो अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर दूर है इनके एग्जिस्टिंग प्लांट से। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुकेश अंबानी की कंपनी जियो से रिलेटेड, जहां पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत का जो काम है वो बहुत तेजी से अब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा बहुत मार्केट्स वगैरह फॉलो करते हो आपको पता होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। रिसेंटली इन्होंने जो है कुछ चेंजेस किए थे अपने स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी वजह से अचानक से जो कंपनी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये कुछ सालों तक ट्रायल बेसिस पे काम कर रहे थे, समझ रहे थे चीजों को, और जो भी प्लानिंग है वो कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब ये फुल फ्लेज रेडी हो गई है तो लाइकली ये बताई जा रही है बात कि $540 बिलियन का इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, वहां पर जियो बहुत बड़े लेवल पर एंट्री लेगी। यानी जो आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदते हो या म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनीज होती है, वैसे आपको जियो के फंड्स भी देखने मिलेंगे और मैनेजमेंट के लिए भी कोई सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप रिलायंस की हिस्ट्री को जानते हो तो प्रॉब्ली ये सब जो चीजें होती है ये बहुत बड़े लेवल पे ये करते हैं, और कई बार सक्सेस भी नहीं मिलता है। तो देखते हैं किस तरीके से ये चीजें जाएगी। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करिए तो राम कुमार शर्मा पूछते हैं, व्हेन अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज फाउंड इन द स्टेट डज द एक्सपोर्ट रेवेन्यू ऑफ द रिसोर्स गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। देखो ज्यादातर होता यह है कि जो ये रेवेन्यू वगैरह आता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट है उसको कुछ नहीं मिलता है। अगर हम लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो जो ओनरशिप होती है वो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है पेट्रोलियम माइंस वगैरह के लिए। फॉर एग्जांपल जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है उसके हिसाब से स्पेसिफिकली अगर हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो वहां पर जो रेवेन्यू मैकेनिज्म है वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ में नेगोशिएशंस करके जो है रॉयल्टीज, प्रोडक्शन शेयरिंग और दूसरे तरीके का रेवेन्यू शेयरिंग जो है स्टेट्स को दिया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि स्टेट्स को कुछ नहीं मिलता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे समझने के लिए ये है कि ज्यादातर स्टेट्स के अंदर जो है डील्स इस तरीके की कोई सेट तरीके की नहीं होती। यहाँ पर हर स्टेट के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट नेगोशिएट करती है कि स्टेट को क्या मिलेगा और सेंट्रल को क्या मिलेगा। कई कई जगह पर ये बहुत फेयर है, आप आधा आधा मान सकते हो, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे काफी अनफेयर भी है और पास्ट में भी ऐसे अनफेयरनेस की वजह से कई स्टेट्स को नुकसान हुआ है। अब इन लॉज को रेगुलेशंस के लिए कोई अपडेट्स वगैरह आने वाले हैं या नहीं वो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि ज्यादातर जो फायदा होता है किसी भी स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी मिनरल डिस्कवरी का, स्पेशली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, क्रिटिकल मिनरल है, तो वो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये मैं बात कर रहा हूँ तब जब सेंट्रली गवर्नमेंट अथॉरिटी भी उस चीज को संभाल रही हो, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे मोटे मिनरल्स होते हैं आयरन ओर से लेके पत्थर वगैरह तक के, जैसे ग्रेनाइट वगैरह हो गया, वो तो ऑलमोस्ट प्राइवेटली ही ओन्ड होते हैं, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं होता टैक्सेस वगैरह छोड़ के। तो ये दिक्कत है मिनरल्स के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो।